हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक होता है, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड होते हुए भी उसकी विभिन्न तरह की मीनिंग्स निकल करके आती है, और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स, सम नाम। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सच वर्ड्स दैट हैव द सेम फॉर्म, यानी एक ही फॉर्म के होते हैं ये, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन अलग अलग मीनिंग्स यहाँ पर ये देते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी एक ही शब्द या जो अलग अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है वो एक ही स्पेलिंग के होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी एक ही होती है, लेकिन अलग अलग तरह के अर्थ उनके निकल करके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसे वर्ड्स की यहाँ पर जानकारी लेंगे। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन लिमिटेड रूप से हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, महत्वपूर्ण वर्ड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर ये देखिए आप आर्म्स और आर्म्स, यानी आर्म्स और आर्म्स सेम वर्ड है, यहाँ पर एक ही वर्ड है, लेकिन ये पहला वाला आर्म्स, जैसे आर्म्स को हम कहते हैं बाँह, ये बाँह जो हमारी हाथ होते हैं, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बाँह कहलाती है, आर्म कहलाती है। और जैसे एग्जांपल देखिए, हिज आर्म्स वर ब्रोकन, उसकी जो आर्म्स हैं, जो बाहें हैं, वो टूट गई थी, ब्रॉक हो गई थी। अब इसी आर्म्स का एक दूसरा और मीनिंग्स है अस्त्र शस्त्र, यानी अस्त्र शस्त्रों के लिए भी आर्म्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। जैसे इंडिया रिसीव्ड आर्म्स फ्रॉम अमेरिका, जैसे भारत ने अमेरिका से हथियार या अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। अब ये सेकंड वन देखिए, यहाँ पर ये बियर तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। बियर, BEAR, बियर का मतलब भालू होता है, और BEAR बियर यानी सहना होता है, BEAR बियर यानी पैदा करना भी होता है। तो यहाँ पर हम एक एक का यहाँ पर देखेंगे। ये पहला वाला बियर भालू, जैसे इट इज़ ए रशियन बियर, और बियर यानी सहना, यानी सहन करना। तो जैसे ही कैन नॉट बियर दैट लॉस, वो उस लॉस को यानी उस नुकसान को सहन नहीं कर सका। ये देखिए थर्ड वन वाला, इसमें बियर यानी पैदा करना, और इसका एग्जांपल देखिए आप, द ट्रीज बियर स्वीट फ्रूट्स, यानी पेड़ सुंदर और मीठे फल बियर करते हैं, यानी पैदा करते हैं। ये थर्ड वन देखिए, जैसे यहाँ पर भी एक वर्ड हमने लिया है कैपिटल, तीनों ही कैपिटल एक ही वर्ड है, सेम वर्ड है, सेम प्रोनाउंस होंगे। यदि सेम है तो सेम ही होंगे भाई, सेम ही प्रोनाउंस होंगे, सेम ही स्पेलिंग है। इसी को तो हम कहते हैं होमोनिम्स, यानी एक वर्ड जो इसकी मीनिंग सेम होती है, जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, यानी एक ही वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, जो सेम प्रोनाउंस भी होता है, लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। उन ऐसे ही वर्ड्स को हम जो है होमोनिम्स कहते हैं। जैसे कैपिटल, ये एक ही वर्ड है, लेकिन कैपिटल की यहाँ पर तीन मीनिंग निकल करके आ रही है। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, और कैपिटल का मतलब होता है मूलधन, और कैपिटल का मतलब मृत्युदंड भी होता है। जैसे एक एक का हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। अब मूलधन, मूलधन देखिए कैपिटल, ही लॉस्ट नॉट ओनली द इंटरेस्ट बट आल्सो द कैपिटल, यानी उसने न केवल अपने इंटरेस्ट को खोया बल्कि मूलधन को भी खो दिया, यानी ब्याज भी खो गया उसका, और उसका मूलधन भी खो गया, शायद डूब गया, पैसा किसी को दिया होगा। ये देखिए आप, कैपिटल का मतलब होता है मृत्युदंड। जैसे देखिए, ही वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट, यानी उसे कैपिटल पनिशमेंट से अवार्ड किया गया, यानी दिया गया उसे, यानी मृत्युदंड दिया गया। यहाँ पर फोर्थ वन देखो, ये सर्टेन एक ही वर्ड है, सर्टेन 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 सर्टेन, लेकिन मीनिंग्स यहाँ पर इनकी
अलग अलग निकल के आ रही है। सर्टेन का मतलब निश्चित भी होता है और सर्टेन का मतलब अनिश्चित भी होता है, यानी एक ही वर्ड है लेकिन मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट आ रही है, निश्चित भी अनिश्चित भी। यानी आप अनिश्चित के लिए भी सर्टेन का यूज़ कर सकते हैं, निश्चितता दिखाने के लिए भी सर्टेन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है। ये देखिए सर्टेन अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कोई, दैट इज़ अननोन टू अस। जैसे देयर लिव्ड ए सेज इन ए सर्टेन विलेज, यानी एक विलेज के अंदर, यानी किसी गांव के अंदर। तो इसका अर्थ जो निकल के आया सर्टेन का मतलब कोई अनिश्चित गांव है, कोई एक गांव है जो हमारे लिए, हमारी जानकारी में नहीं है। देयर लिव्ड ए सेज, एक साधु रहता था इन ए सर्टेन विलेज, किसी गांव में, यानी अनिश्चित को हम किसी भी कह सकते हैं यहाँ पर, किसी जिसका जो हमारे लिए परिचित नहीं है, दैट इज़ अनफेमिलियर टू अस। ये फिफ्थ वन देखिए आप, क्रिकेट के भी यहाँ पर दो मीनिंग निकल करके आ रहे हैं। क्रिकेट का मतलब एक खेल जो हम सब परिचित हैं खेल से, क्रिकेट से। क्रिकेट बहुत ही रोमांचकारी खेल है और हम सब अधिकतर क्रिकेट देखते हैं। और क्रिकेट का मतलब झींगुर भी होता है, एक कीड़ा, एक ऐसा इंसेक्ट है जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है रात में और एक बहुत ही हेटेड टाइप का इंसेक्ट है। तो क्रिकेट एक खेल का नाम है। जैसे आई लव क्रिकेट, मुझे जो है क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, आई लव क्रिकेट। और झींगुर द पिच ऑफ साउंड मेकिंग बाई ए क्रिकेट, यानी किसी झींगुर के द्वारा जो पिच ऑफ साउंड, यानी जो आवाज़ की जो पिच होती है वो इज़ वेरी हाई, बहुत तेज़ होती है। छोटा सा कीड़ा लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है रात में। ये देखिए आप 6-1, ये डियर एक ही शब्द है लेकिन इसके जो मीनिंग्स है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। डियर का मतलब प्यारा भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है। जैसे शी इज़ माई डियर वाइफ, वह मेरी प्रिय पत्नी है। और महंगे के लिए हम कर रहे हैं इसका यूज़, तो जैसे फूड स्टफ़ यानी खाने पीने की चीज़ें, इन जोधपुर इज़ रादर डियर, कुछ ज़्यादा ही महंगी है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट वन, ये देखिए 7, यहाँ पर ये जो वर्ड है वो है फाइन, FINE फाइन और FINE फाइन, बिल्कुल सेम एक ही यहाँ पर वर्ड है ये, क्योंकि स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर इसका सेम है। लेकिन मीनिंग्स यहाँ पर देखिए आप, एक फाइन का मतलब अच्छा या सुंदर भी होता है और फाइन यानी जुर्माना भी होता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज़ ए फाइन प्लेस, यानी एक सुंदर स्थान है। और जुर्माना, सी हैड टू पे फाइन, उसे जुर्माना अदा करना पड़ा था। ये 8-1 देखिए आप, काइट और काइट वर्ड सेम है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी काइट यानी पतंग भी होता है और काइट यानी चील भी होता है, चील जो उड़ती है हवा में, आसमान में। और ये चील नाम का जो पक्षी है वो एक रेयर बर्ड है। तो जैसे एग्जांपल देखिए आप, काइट, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे काइट्स उड़ाते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं। अब यदि आप इसको इस तरह अर्थ कर दो इसका कि भाई चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स यानी बच्चे चील उड़ाते हैं, क्यों, काइट का मतलब चील भी होता है। लेकिन यहाँ जब हम अर्थ करते हैं तो बिल्कुल भाव के अनुसार हमको करना पड़ता है कि भाई बच्चे चील कैसे उड़ाएंगे, बच्चे तो पतंग उड़ाएंगे। तो जब इस तरह की कोई बात आएगी जहाँ मीनिंग्स आपकी फिट हो रही हो तो वही मीनिंग हमको वहाँ पर लगानी पड़ती है। अब जैसे ये देखिए, ए काइट इज़ ए बर्ड, एक चील एक पक्षी होता है। लेकिन यदि हम इस काइट को, ये जो काइट है इसको यदि हम पतंग मान लें तो क्या अर्थ हो गया कि एक पतंग एक पक्षी होता है, तो गलत है। अब पक्षी कौन होता है, वो पक्षी एक काइट का नाम है, एक चील है जिसको हम काइट कहते हैं। अब ये 9th वन देखिए, इशू, ये इशू यहाँ पर सेम वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग्स यहाँ पर 3 तरह की आ रही है। यानी इशू यानी समस्या भी होता है, इशू यानी निकालना भी होता है, यानी एग्जिट या एस्केप। और इशू का मतलब संतान, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। यानी इशू यानी संतान, कभी आपने सुना नहीं होगा कि भाई संतान को क्या कहते हैं। जैसे संतान को हम जो है ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, प्रोजिनी भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, इशू संतान। अब एक एक का यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे समस्या, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ये एक महत्वपूर्ण इशू है, मतलब समस्या है।
और यहाँ पर इसको यदि संतान मान लें, इशू का मतलब संतान भी होता है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ये एक महत्वपूर्ण संतान है, तो गलत हो गया। यानी आपको यहाँ अर्थ करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अर्थ में वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। ये सेकंड वन देखिए, इशू का मतलब होता है निकालना। जैसे हु विल इशू दिस नोटिस, यानी ये नोटिस कौन निकालेगा। ये देखिए संतान, सी इज़ माई सेकंड इशू, ये मेरा सेकंड इशू है, यानी मेरी ये दूसरी संतान है। सी इज़ माई सेकंड इशू, यानी मेरी जो बच्ची है वो मेरी दूसरी संतान है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर यदि आप इस इशू को एक समस्या मान लें, तो क्या अर्थ हो गया इसका, सी इज़ माई सेकंड इशू, ये मेरी दूसरी समस्या है। अरे संतान, शायद हो सकता है कि अंग्रेज़ संतानों को समस्या मानते हो कि भाई एक संतान होगी तो समस्या तो पैदा होगी, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, शादी ब्याह भी करना पड़ेगा। तो संतान अपने आप, शायद इसी अर्थ में इशू को शायद संतान माना गया होगा। लेकिन फेयरली आप इसको देखें तो इशू का मतलब संतान भी यहाँ पर होता है। ये 10th वन देखिए, मीन और मीन, ये तीनों जो मीन है बिल्कुल सेम वर्ड है, लेकिन मीनिंग्स यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। मीन यानी मतलब भी होता है, मीन यानी नीच, यानी नीच आदमी को या नीचता का जो काम करता है उसको भी हम मीन कहते हैं। और मीन ये गणित का यहाँ पर एक टर्म है, मध्यवर्ती या औसत। जैसे पहला आप देखिए मीन मतलब, यानी व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। सेकंड, नीच के अंदर देखिए आप एग्जांपल, ही इज़ वेरी मीन, ये बहुत ही नीच व्यक्ति है। और मीन यानी मध्यवर्ती औसत, तो इट इज़ ए गोल्डन मीन, ये गोल्डन मीन है। ये 11 देखिए आप, मोल, ये मोल एक वर्ड है लेकिन इसके मीनिंग भी यहाँ पर दो तरह के निकल के आ रहे हैं, तिल और छछूंदर। यानी मोल का मतलब जो चेहरे पे जो तिल या कहीं भी जो तिल और काले निशान मस्से के होते हैं उनको हम मोल कहते हैं। और मोल का मतलब छछूंदर भी होता है। छछूंदर एक अलग तरह का एक जानवर है, एक चूहे जैसा, लेकिन वो बहुत ही हेट्रेड टाइप का जो है जानवर है, जिससे सब घृणा करते हैं और कोई भी उसको घर में नहीं रखना चाहता। बहुत हिंसक तरह का जानवर भी है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक मोल का मतलब होता है तिल या काला मस्सा जो शरीर के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, और छछूंदर। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देयर इज़ ए मोल ऑन हर चीक, यानी उसके गाल के ऊपर एक मोल है, यानी तिल का निशान है। और ए मोल गिव्स आउट फाउल स्मेल, यानी एक मोल में से जो है दुर्गंध निकलती है। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट वन, ये देखिए 12 वाला, रेस्ट। अब रेस्ट एक ही वर्ड है ये, लेकिन इसके भी यहाँ पर 3 टाइप मीनिंग्स निकल करके आ रहे हैं। जैसे आराम, यानी रेस्ट यानी आराम भी होता है, रेस्ट यानी बाकी, और रेस्ट यानी टिकना या स्थिर रहना भी होता है। अब एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे पहला, रेस्ट यानी आराम, यानी यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, अब तुमको आराम करना चाहिए कि वो बहुत मेहनत कर लिया आपने। रेस्ट यानी बाकी की चीज़, यानी रेस्ट इज़ ओके, यानी बाकी की बातें हैं या बाकी की चीज़ें सब ठीक है, यानी बाकी सब ठीक है। रेस्ट, टिकना या स्थिर रहना। ए हाउस रेस्ट ऑन पोल्स एंड पिलर्स, मकान जो है वो पोल और पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है या टिका हुआ रहता है। 13 देखिए आप, सेंटेंस। सेंटेंस से आप पूरी तरह परिचित हैं। सेंटेंस के भी यहाँ पर 2 मीनिंग निकल करके आ रहे हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, और सेंटेंस का मतलब सज़ा या दंडित होना भी होता है। लेकिन सेंटेंस का यूज़ हम अधिकतर तब करते हैं जब किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी जा रही हो। सेंटेंस यानी वाक्य, यानी इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। सज़ा या दंडित होना, तो ही इज़ सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी उसे मौत की सज़ा दी गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 14, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के आप देख रहे हैं 4 मीनिंग्स निकल करके आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड सेम है, लेकिन इसके जो मीनिंग्स है वो अलग अलग यहाँ पर 4 टाइप के निकल करके आ रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को कर्म भी कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विषय कहते हैं, विरोध करना भी कहते हैं। जैसे एक एक का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। कर्म, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट, ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट,
यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो वर्ब होती है किसी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इंट्रांजिटिव को, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, कर्म लेती है सेंटेंस में। आप ये देखिए, आप ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, यानी ही क्लियरली एग्जामाइंड हिज एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी उसने अपने एम्स और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से एग्जामाइंड कर लिया था। ऑब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, जैसे इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी, एक ईर्ष्या का विषय है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना भी होता है, जैसे आई ऑब्जेक्ट टू योर प्लान, मैं आपकी इस योजना को, यानी मैं आपकी इस योजना का ऑब्जेक्ट करता हूँ, मतलब विरोध करता हूँ। ये 15 देखिए, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल आपको साधारण वर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स है वो अलग अलग यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसे ऑब्जेक्ट की यहाँ पर 4 तरह की मीनिंग निकल कर के आई, इसी तरह सब्जेक्ट की भी यहाँ पर 4 तरह की मीनिंग्स आपके सामने हैं। यानी सब्जेक्ट को हम कर्ता भी कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, यानी प्रजा जो होती है, यानी जो किसी राज्य के अंदर राजा और प्रजा, यानी एक राजा होता है और बाकी के लोग प्रजा कहलाते हैं, पीपुल। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, यानी जो हम विषय पढ़ते हैं कि भाई हिंदी, कौन कौन सी विषय, हिंदी है, इंग्लिश है। इसके अलावा सब्जेक्ट का मतलब निर्भर भी होता है। तो यहाँ पर आपको 4 मीनिंग आपको दिखाई दे रही है सब्जेक्ट की। एक एक को हम देखेंगे। सब्जेक्ट यानी करता, तो फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, यानी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया लेती है, यानी उससे एग्री करती है। इसी तरह सब्जेक्ट का मतलब प्रजा देखिए आप, सम्राट अशोका केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, यानी अपनी प्रजा की केयर करता था, परवाह किया करता था। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, जैसे व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर स्पीच, आपके भाषण का क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट यानी निर्भर, यानी द प्राइस ऑफ द बुक इज़ सब्जेक्ट टू द चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ये निर्भर है, किताब का जो मूल्य है वो समय समय के अनुसार ही निर्भर करेगा। यानी मूल्य जो है किसी समय बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, वेल WELL बिल्कुल कॉमन वर्ड है, लेकिन इसकी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 तरह की मीनिंग निकल करके आ रही है। WELL वेल का मतलब कुआ भी होता है, स्वस्थ भी होता है, सफलतापूर्वक या अच्छा भी होता है, और अच्छा भी यहाँ पर होता है। तो देखिए बच्चों, वेल यानी कुआं, यानी इट इज़ ए डीप वेल, ये गहरा कुआं है। वेल यानी स्वस्थ, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सफलतापूर्वक यानी यू हैव डन वेल, तुमने बिल्कुल सफलतापूर्वक अपना काम किया। अच्छा यानी किसी को धमकी भरे शब्दों में भी हम वेल का यूज़ करते हैं। अच्छा, वेल आई विल सी यू, ठीक है, अच्छा मैं तुमको देख लूँगा, वेल। इसके अलावा वेल एक जो है शुरुआती बिगिनिंग वर्ड भी होता है। वेल स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन नाउ, जैसे हम शुरुआत करते हैं हमारे कथन की, तो वेल से हम शुरू करते हैं। इसी तरह आप देखिए 17(1), यहाँ पर बिल का मतलब इच्छा भी होता है और वसीयत भी होता है। और WILL बिल एक अपने आप में मॉडल वर्ब भी है, यानी फ्यूचर टेंस में इसका यूज हम करते हैं गागेगी के रूप में। लेकिन जो मीनिंग यहाँ पर निकल करके आ रही है बिल की, वो एक तो इच्छा है, जैसे व्हाट इज़ योर बिल, आपकी क्या इच्छा है। एक बिल होती है वसीयत, यानी कोई व्यक्ति जो अपनी संपत्ति के बारे में अपनी वसीयत करके जाता है, उसे भी हम बिल कहते हैं। जैसे ही लेफ्ट ए बिल बिहाइंड, वो अपने पीछे एक वसीयत छोड़ के गया था। और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर एक वर्ड हमने लिया है, वर्ड अपने आप हमने एक वर्ड लिया है, और वर्ड क्या लिया है, वर्ड ही लिया है। अब देखिए आप, इस वर्ड के भी यहाँ पर 4 तरह के मीनिंग निकल करके आ रहे हैं। यानी वर्ड यानी शब्द भी होता है, वर्ड यानी संदेश भी होता है, वर्ड यानी वादा भी होता है, और वर्ड यानी कहना भी होता है। तो वर्ड के भी देखिए आप कितने सारे मीनिंग यहाँ पर निकल करके आगे। जैसे पहला देखिए आप, वर्ड यानी शब्द, यानी प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड, शब्द का जो प्रॉपर यूज है इज़ एसेंशियल, वो बहुत आवश्यक है फॉर गुड स्टाइल, अच्छी स्टाइल के लिए। अब देखिए सेकंड वन, वर्ड यानी संदेश, यानी मैसेज कोई, तो ही सेंट मी ए वर्ड,
उसने मुझे संदेश भेजा दैट ही वुड कम, कि वो आएगा। और ये देखिए वर्ड यानी वादा या जवान, यानी किसी से हम जो वादा या जवान करते हैं उसको भी हम वर्ड यहाँ पर कहते हैं। जैसे ही गेव मी वर्ड, यानी उसने मुझसे वादा किया दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता करेगा। यहाँ पर भी देखिए वर्ड यानी कहना, यानी ही डज नॉट ओबे माई वर्ड, वो मेरा कहना नहीं मानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम दोबारा आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, स्वस्थ रहें, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक you very much for watching my videos.